पहले हेडिंग दो, प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। देखिए, नाम सुने होंगे दर्शन का। एक है चार्वाक दर्शन, एक है योग दर्शन, दूसरा है सांख्य दर्शन, फिर है न्याय दर्शन। सुने हैं? नहीं सुने? ये सवाल आपको पूछेगा कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है और योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ये सारा आपसे पूछेगा। तो चलिए आप लिखते जाइए। जो चार्वाक दर्शन है, इसके प्रवर्तक के बारे में बात करेंगे। तो इसके जो प्रवर्तक हैं कौन है? चार्वाक। इसका आंसर इसी में लिखा हुआ है। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक कौन? चार्वाक। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक कौन? अब सातों दर्शन का नाम आप याद रखिएगा। चार्वाक दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन और वैशेषिक दर्शन। पूछता कौन कौन सा एग्जाम में? एक आपका न्याय दर्शन पूछ देगा, योग दर्शन पूछता है, सांख्य दर्शन पूछता है। बहुत अधिक मात्रा में बार बार रिपीट होकर के क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये जो न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन है ना, योग दर्शन के संस्थापक कौन? पतंजलि। पतंजलि कौन? लिख लीजिए, योग के कौन है? पतंजलि। अभी पतंजलि को कौन चला रहा है? बाबा रामदेव। अपना कंपनी का नाम बाबा रामदेव क्या रखा है? पतंजलि। क्योंकि वो योग करता था इसीलिए लिख दिया पतंजलि। इसी के नाम पर अपना कंपनी शुरू कर दिया, पतंजलि। हो गया पतंजलि। आगे लिखिए, सांख्य दर्शन के कौन है? कपिल। कौन है? कपिल। सांख्य दर्शन के कपिल हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक पूछे तो कपिल हैं। और अगर न्याय दर्शन के प्रवर्तक पूछे तो गौतम, महर्षि गौतम। क्या लिखेंगे? महर्षि गौतम। महर्षि गौतम। आइए। और पूर्व मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन और वैशेषिक दर्शन बहुत कम पूछता है, लेकिन फिर भी आपको जानना पड़ेगा कि पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी हैं। कौन है? जैमिनी। पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी हैं। और उत्तर मीमांसा दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो है वादरायन। लिखिए, वादरायन। वादरायन। और वैशेषिक दर्शन के कौन है? महर्षि कनाद। कौन है? महर्षि कनाद। ये आप याद रखिए। ऐसे आप याद रख लीजिएगा कि चार्वाक दर्शन तो चार्वाक पर ही है, योग दर्शन पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायन और वैशेषिक दर्शन महर्षि कनाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। 100% याद रखिएगा कि न्याय दर्शन के गौतम, सांख्य दर्शन के कपिल, चार्वाक दर्शन के चार्वाक, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के वादरायन और वैशेषिक के महर्षि कनाद। ये ध्यान रखिएगा। सब लिख लिए। ये है प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। यहाँ हेडिंग देते हैं। लिखिए, दूसरा हेडिंग दीजिएगा आप लोग, ऋग वैदिक कालीन नदियाँ। ऋग वैदिक कालीन नदियाँ। ऋग वैदिक कालीन नदियाँ। यहाँ पे हेडिंग जैसे लिखिएगा, प्राचीन नाम, और दूसरा दीजिएगा आधुनिक नाम। प्राचीन मीन्स क्या होता है रे बाबू? पुराना। और आधुनिक मीन्स नया। तो प्राचीन नाम पहले नंबर से स्टार्ट करो। पहले लिखते जब प्राचीन वाला लिखा देते हैं, क्रूब। दूसरा लिखो क्रूब, कुभा, वीतस्ता। 4 नंबर आस्किनी, परोसनी। 6 नंबर लिखो शतुद्री, विपाशा। 5 नंबर में परोसनी, पौरम हर्षऊ मूर्धन स मूर्धंत नौपे दुर्गी का। 8 नंबर लिखो सदा
नीरा। 9 नंबर लिखो। क्रोब, कुभा, वितस्ता, अस्किनी, परुष्णी, शतुद्री, विपाशा, सदानीरा, दृशदती, गोमती, सुवस्तु, ये सब नदी का नाम है। ये प्राचीन नाम है, पुराना नाम। अब इसका नया नाम क्या है? क्रूब का नया नाम क्या है वो देखेंगे। कुभा का नया नाम क्या है? वितस्ता का क्या है? अस्किनी का क्या है? परुष्णी का क्या है? शतुद्री का क्या है? विपाशा का क्या है? सदानीरा का क्या है? दृशदती का क्या है? गोमती का क्या है? और सुवस्तु का क्या है? क्या है आदर्श? क्रूब को क्या बोलते हैं अभी के समय में? क्या बोलेंगे? कुर्वरम। क्रूब का जो आधुनिक नाम है वो है कुर्रम। क्या नाम है उसको? कुर्रम बोलते हैं। कुर्रम लिखते जाइए। आधुनिक नाम क्रूब नदी का आधुनिक नाम कुर्रम है। कुभा नदी का आधुनिक नाम काबुल है। कुभा का काबुल है। और वितस्ता नदी का झेलम है। झेलम नदी है। अस्किनी चिनाब है। अस्किनी चिनाब है। परुष्णी रावी है। परुष्णी रावी है। शतुद्री सतलज है। विपाशा व्यास है। विपाशा व्यास है। सदानीरा गंडक है। दृशदती का नया नाम घग्घर है। घग्घर नदी का नाम नहीं सुनी है? घग्घर। गोमती नदी का लिखो गोमल। और सुवस्तु का लिखो स्वात। लिखे एक बार मेरे साथ बोलिए। क्रूब नदी का आधुनिक नाम कुर्रम है। कुभा का आधुनिक नाम काबुल। वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम। अस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब। परुष्णी का आधुनिक नाम शतुद्री का आधुनिक नाम विपाशा का। सदानीरा का। दृशदती का। गोमती का। सुवस्तु का। स्वात। याद हो जाएगा? याद होगा? चार्वाक दर्शन के संस्थापक प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक सांख्य दर्शन के। न्याय दर्शन पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा वैशेषिक दर्शन कनाद, ये आपके प्रवर्तक हैं। यहाँ पे हेडिंग आप लोग ऐसे दे लीजिएगा। ये है दर्शन और ये उनके कौन है भाई? प्रवर्तक। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये प्रवर्तक है। चारवाक दर्शन के चारवाक, योग दर्शन के पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन महर्षि गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायण, वैशेषिक दर्शन कनाद। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में से क्रूब का कुर्रम, कुभा काबुल, वितस्ता झेलम, अस्किनी चिनाब, परुष्णी रावी, शतुद्री सतलज, विपाशा व्यास, सदानीरा गंडक, दृशदती घग्घर, गोमती गोमल, सुवस्तु स्वात। ठीक है, लिख लिए। इसके आगे और लिखिए। प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। यहाँ पर ऊपर में हेडिंग दीजिएगा जैन तीर्थंकर और यहाँ दीजिएगा प्रतीक चिन्ह, ऐसे लिखिएगा प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर का नाम लिखिएगा और उसका प्रतीक चिन्ह लिखिएगा। पहला कौन है जैन तीर्थंकर? ऋषभदेव। कौन है? ऋषभ। पहले जैन तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। हम यहाँ पर लिख देते हैं ये प्रथम तीर्थंकर था, इस तरह करके आप लिख लीजिए, याद रहेगा। प्रथम था ऋषभदेव और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सांड। क्या है? सांड। दूसरा, रास्ते में कहीं देखना सांड को तो बताना कि हाँ ये ऋषभदेव है। कौन है? ऋषभदेव है। आगे लिखो अजितनाथ। ये दूसरा तीर्थंकर था। अजितनाथ कौन था? दूसरा। अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर थे और इसके जो प्रतीक चिन्ह है वो है हाथी।
हाथी देख करके बोलेंगे भैया अजीत आ रहा है। 3 नंबर लिखिए संभव। संभव ये तृतीय हैं, संभव तृतीय हैं और इसके जो प्रतीक चिन्ह है वो है घोड़ा। क्या है? घोड़ा। हम इस तरह से आपको लगा देते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। घोड़ा। 4 नंबर का लिखिए समपार्श। समपार्श ये 7वें तीर्थंकर थे और इसके जो प्रतीक चिन्ह हैं, इनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। क्या है? स्वास्तिक। पता है ना? स्वास्तिक। 5 नंबर लिखिए शांति। शांति कवे थे? 16वें तीर्थंकर थे शांति और इनके जो प्रतीक चिन्ह है वो है हिरण। हिरण। अरनाथ। अरनाथ जो थे वो 18वां था। कौन था? 18वां। और 18वें तीर्थंकर जो अरनाथ थे उसका जो चिन्ह है वो है मीन। उसके बाद लिखिए नामी। नामी कवें हैं? नामी जो है वो है 21वें। नामी 21वां तीर्थंकर है और इसके जो प्रतीक चिन्ह है नामी के वो हैं नील कमल। नामी के नील कमल। नामी के नील कमल। 8वां नंबर लिखिए नामी के बाद अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी कवें तीर्थंकर थे? अरिष्टनेमी कवें तीर्थंकर थे? 22वें थे और अरिष्टनेमी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? शंख। शंख अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह है। 9 नंबर लिखिए पार्श्व। पार्श्व। पार्श्व कवें तीर्थंकर थे? पार्श्व पार्श्वनाथ 23वें थे और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सांप। सर्प। सर्प मीन्स सांप। लिख लीजिए, यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ। 10 नंबर पर लिखिए अंतिम है महावीर। महावीर कवें तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। महावीर कवें थे? 24वें तीर्थंकर थे और इसके जो प्रतीक चिन्ह थे वो क्या है? सिंह। कौन है? सिंह। शेर। ये हो गया प्रतीक चिन्ह। हो गया रे सबका? चलो एक बार पढ़ लो। ऋषभ देव कवें तीर्थंकर थे? प्रतीक चिन्ह क्या है? अजीतनाथ कवें तीर्थंकर थे? प्रतीक चिन्ह क्या है? संभव कवें तीर्थंकर थे? प्रतीक चिन्ह। समपार्श्व कवें थे? 7वें। प्रतीक चिन्ह। शांति कवें थे? प्रतीक चिन्ह क्या है? हिरण। अरनाथ 18वां। प्रतीक चिन्ह मीन। नामी कवें है? प्रतीक चिन्ह अरिष्टनेमी 22वां। प्रतीक चिन्ह शंख। पार्श्वनाथ 23वां। प्रतीक चिन्ह सांप। महावीर 24वें और प्रतीक चिन्ह सिंह। अब देखिए, आपसे सवाल ऐसे नहीं पूछता है, बोलेगा कि दूसरा तीसरा, इस तरह नहीं पूछेगा, उल्टा के पूछ देगा कि निम्नलिखित में से स्वास्तिक किसका प्रतीक चिन्ह था। कैसे बताएंगे? आपसे तो जैन तीर्थंकर नहीं पूछा ना, क्वेश्चन उल्टा के पूछ दिया कि जैन धर्मों में से निम्नलिखित में से स्वास्तिक किसका चिन्ह था, किस जैन तीर्थंकर का। अब गए काम से। क्वेश्चन इसमें कई प्रकार से बन सकते हैं। देखो कितना है। एक तो पहला ऋषभ देव कवें तीर्थंकर थे? प्रथम तीर्थंकर। दूसरा सवाल पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह सांड था? तो ऋषभ देव। 2 क्वेश्चन हो गया। इसमें से उल्टा पुल्टा करके 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं जानिएगा तो कैसे होगा? आपको उल्टा भी याद रखना है और सीधा भी याद रखना है। समझ गए? तब जा करके क्वेश्चन आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्योंकि वहाँ के लिखने का तरीका और यहाँ के लिखने के तरीके में, हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं आसान तरीके से, वैसे नहीं वहाँ पे क्वेश्चन छापा जाता है। एक से एक भूप दिमाग वाला बैठा है, क्वेश्चन वही पूछेगा लेकिन घुमा फिरा पूछेगा।
पूछता है ना, कोई कोई आदमी यहाँ भी होता है घुमक्कड़, पूछो सीधा जवाब तो वो यहाँ से भागलपुर से लेकर के और नाथनगर घुमा करके तुमको बोलेगा कि हाँ इठो बात ऐसे बोलना है। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा इसमें। जैन संगतियाँ लिख लीजिए। दूसरा हेडिंग दीजिए जैन संगतियाँ। क्या करें, हम भी बैठ जाए वहाँ जाके, क्या थोड़ा सा मेरा भी मन बहल जाए, बैठे थोड़ा गपशप हो जाए। पता नहीं लड़कियों को गप करने में इतना मज़ा आता है ना, हाँ, और दूसरा चुगली करने में, वाह गजब मज़ा आता है। दूसरे का झगड़ा सुनने में मज़ा आता है। एक तो चुटकुला सुने थे, बहुत हंसी आया। एक नया नया आदमी शिफ्ट किया एक मोहल्ला में, दूसरा आदमी को बोला कि हम अभी नया नया शिफ्ट किए हैं, अगर कहीं झगड़ा हो ना तो हमको बुला लेना, झगड़ा मार होगा तो हमको बुला लेना। बोला काहे बुला लेंगे? बोला कि हमको झगड़ा देखने में मज़ा आता है। कटी कटी अरे दिख जाता है तो अब कितना मिटा दें? अरे दुएट है, लिख लो ना, फिर मिटा देंगे। इसलिए नहीं मिटाते हैं ना, बहुत लोग छुटा हुआ रहता है लेकिन बोलता नहीं है कि मिटा दीजिए, किसी का लिखा हो जाएगा। अच्छा बाद में भी इधर अट जाएगा तो क्या दिक्कत है। क्योंकि देखो हम भी विद्यार्थी से गुजरे हैं ना, तो मान लीजिए कोई नहीं लिख पाएगा ना तो लाज लगता है उसको बोलने में। सब बोल दिया कि लिखा हो गया, हम कैसे बोलें कि नहीं लिखा हुआ होगा, तो बेचारा छोड़ देता है। तो इसीलिए साइड में छोड़ देते हैं कि अब वो बेचारा को भी इधर से मिल जाए। जैन संगतियाँ, देखो जैन संगति बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 2 ठो है, प्रथम और द्वितीय। कौन कौन सा? जो प्रथम जैन संगति हुआ था और 2 ठो हुआ था। पहला लिखिए प्रथम जैन संगति, प्रथम जैन संगति, प्रथम जैन संगति। ये जो प्रथम जैन संगति हुआ था ये 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में हुआ था और पाटलिपुत्र में हुआ था। लिख लो कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। पाटलिपुत्र कहाँ, किसको बोलते हैं? पाटलिपुत्रा में। कहाँ? पाटलिपुत्रा में हुआ था। तुम लोग गई है पटना? नहीं गई है? फॉर्म तरम भरा करो तब जाएगी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? स्थूलभद्र। अध्यक्ष कौन है? स्थूलभद्र। फॉर्म भरेगी तो घूमने जा पाएगी, और नहीं तो माँ बाप का भी घूमने लेके जाने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा दुश्मन भाई, कौन भाई? उसको तो हाँ, बड़ा भाई अगर रहा तो वो तो ऐसे बोलेगा की कर्मा जाए, की कर्मा फॉर्म भरे। जो जागरूक, जहाँ पे लोग जागरूक नहीं होता है वहाँ पे ऐसी समस्या आती है, लेकिन जहाँ लोग जागरूक होते हैं वहाँ पे ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सगरे होने लगा, हाँ अब सब जगह होने लगा, ठीक है। बहुत जगह भी अभी भी बहुत जगह नहीं होता है। हम लोग उतनेटा देखते हैं जितना से हमको दिखाया जाता है। अब दूसरी जैन संगति लिखिए। दूसरी जैन संगति, दूसरी जैन संगति। दूसरी जैन संगति कब हुई थी? 6ठी शताब्दी में हुई थी। कहाँ हुई? कब हुई थी? 6ठी शताब्दी में हुई थी और वल्लभी गुजरात में हुई थी। कहाँ हुई थी? लिख लीजिए 6ठी शताब्दी में। कब हुई थी? 6ठी शताब्दी। 6ठी शताब्दी का मतलब समझती है क्या? 600, हाँ। और कहाँ हुई थी? वल्लभी में। कहाँ हुई थी? वल्लभी। और वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इनके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण। कौन? क्षमा
श्रवण इनके अध्यक्ष थे। लिख लीजिए, बस 2 ही तो जैन संगति है, क्षमा श्रवण इनके अध्यक्ष थे और वल्लभी गुजरात में ये जैन संगतियाँ हुई थी। अब बताओ रुचि कि कितना बड़ा जगह चाहिए था इसके लिए, छोटा सा तो है ही। हाँ, तुम्हारा वीडियो दे दिए थे दिन वाला, देख ली होगी, कल के डेट में दिए थे, ठीक है। आपको जिस तरह से हमने दिवस बताया था ना अप्रैल का, उससे बढ़िया तरीके से हमने उसको रात में बना करके आपको डाला है, व्याख्या सहित उसमें दिए हैं। फिर से एक बार उसको देख लीजिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर? प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में। दूसरी जैन संगति कहाँ हुई थी? वल्लभी गुजरात में हुई थी। प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। दूसरी जैन संगति के कौन थे? क्षमा श्रवण। इतना याद रखना है कि जगह कहाँ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपको याद रखने हैं। कलम गिर गया मतलब ये सही एग्जाम में पूछेगा। हाँ, जान जान के भी गिराएंगे तो भी आ जाएगा क्या? बाप रे बाप, ये सब चीज़। अच्छा, जो भी हो, हौसला बढ़ाने के लिए हो चाहे जैसे भी हो, तुम्हारे लिए ही है। याद किया करो थोड़ा। अगर बर्तन झाड़ू से टाइम मिले तो इसको ज़्यादा देखो, वो सब तो ज़िंदगी भर करना है। अगर घरों में करना है तो कौन स्वतंत्रता है? दूसरे घर में जाकर करने हैं, देखेंगे, घर में नहीं करेंगे। घर में तो राजा बन के रहो। तुम ही लोग तो देवी है ये है। तुम देखिए ना कि दीपावली में क्या होता है, हम लोग को दरिद्र माना जाता है। इसीलिए हम लोग हुक्का पाती लेकर के घर से दरिद्र को साथ में लेके अपने साथ, मतलब दरिद्र मेरा दोस्त है, उसको साथ में लेके निकलते हैं और बाहर में। अब देखो कैसे, जैसे ही तुम हुक्का पाती जला करके अंदर जाने की कोशिश करेगी, मम्मी या उधर बहन जो भी रहेगी, बार बार भगा देती है। पहले गोड़ दो कुलाकर, उसके बाद फिर हम लोग को पवित्र किया जाता है, चाउर छिटक करके, पानी छिटक करके, गंगा जल छिटक करके, उसके बाद खाने दिया जाता है। क्या? तो हम लोग दरिद्र हैं। हम लोग क्या हैं? क्या नाम बोले उसको, जिसको बार कर? दरिद्र बार। हम लोग दरिद्रे हैं और आप लोग हैं लक्ष्मी। फूल के भांति होने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, हेडिंग दीजिए, बौद्ध धर्म के प्रतीक। बौद्ध धर्म के प्रतीक। ये जितना छोटा छोटा चीज़ छूट गया है वो हम आपको सब आज करा देते हैं। बुद्ध के जन्म का प्रतीक आपको लिखना है। दूसरा, गृह त्याग का प्रतीक लिखना है। गृह त्याग का प्रतीक लिखना है। तीसरा लिखिए, ज्ञान का प्रतीक लिखना है और निर्वाण का प्रतीक लिखना है। निर्वाण का प्रतीक लिखना है। आगे लिखिए, और मृत्यु का लिखना है। मृत्यु, इसका लिखना है। जन्म का जो प्रतीक है वो है कमल एवं साँड़। क्या है? कमल एवं साँड़ इसके जन्म का प्रतीक है। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। क्या है? घोड़ा। और ज्ञान का जो प्रतीक है वो है पीपल, यानी बोधि वृक्ष। पीपल, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। और निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। क्या है? पद चिन्ह। और मृत्यु का है स्तूप। क्या है? स्तूप। लिख लीजिए। जन्म का प्रतीक कमल एवं साँड़, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल एवं बोधि वृक्ष। पीपल, उसी पीपल के पेड़ को ही बोधि वृक्ष बोलते हैं उस समय। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह और मृत्यु का स्तूप। पद चिन्ह, ऐसे हम गए शादी ब्याह में, देखें जब बहुएं घर के अंदर जाती है तो एक उठ ऐसे लोटा में चावल या पानी गिरवाया जाता है ना, कि उसका मतलब क्या हुआ कि ऐठाएँ तो लोटा गिरा दिलें, ढनमन स्टार्ट। हाँ, तो जो लोटा गिराया जाता है तो देखिएगा उसमें कलर रहता है। क्या रे?
रंग रहता है ना, तो उस पानी पर लेके चलती है, थाली में रहता है, हाँ थाली में, जो भी रहता है तो उसके चलता देखना, उसमें पद चिन्ह, उसका गोड़ मतलब जो चिन्ह रहता है उसको लोग क्या करता है? छाप, गोड़ का छाप क्यों लेता है? क्या कि ये लक्ष्मी का छाप है, वही है पद चिन्ह। एक तो लक्ष्मी हो जाती है भैया, लक्ष्मी की बहन कुलक्ष्मी, गड़बड़ हो जाता है, घर जाते ही वहाँ कवाद स्टार्ट हो जाता है। तुम लोग धन दौलत देख करके ये सब चीज़ मत करना, क्योंकि भैया पैसा कुछ दिन के लिए है, उसके बाद पैसा रहे या ना रहे क्या पता। आदमी रहेगा तो ठीक है, पैसे के लोभ में नहीं पड़ना और दूसरे के बहकावे में नहीं पड़ना। खास करके जिसको ननद रह जाए, फरका फरकी भाग जाना। वो अपना घर संभालती है, तुम्हारा घर हड़र बड़र करके तोड़ देगी। हम सब कोई को क्यों जाने, लेकिन जो अधिक मात्रा में होता है आपको वही जानना पड़ेगा। हम बढ़िया हैं, हम बढ़िया हैं, बाकी और कोई बढ़िया है कि नहीं है कौन जाने। खराब बना दो, हम तो अपने आप को खराब ही मानते हैं, अच्छा हमको बनने नहीं है। जब भी खराब चीज़ों का सोच लगे तुमको ना, तो अपने आप में मेरा भी नाम शामिल कर लेना, वो सर खराब है। हमको अच्छा नहीं बनना है, अच्छा बनने में टेंशन होता है। अगर ख़राब हैं, कोई आदमी 2-4 बात गालियों दे के चल गया तो उतना टेंशन नहीं होता है। अच्छा बनने का कोशिश करेंगे तो साला गाली दे दिया, दिन भर उसके टेंशन में पड़े हुए हैं, अपना काम भी बाधित है। धुत्तरिक मरो जाके उधर, तुम गालिए दे दो, हमारा क्या बिगड़ेगा। अच्छा बनने के कारण ही हम लोग कोई अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। कुछ अच्छा काम करने के लिए सोचो तो मन में लगेगा दो लोगों की कते, लोग के सामने हमको अच्छा बनना है, हमारा क्या हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब भी खराब लोगों का गिनती करो या एग्जाम्पल दो तो उसमें हमको ज़रूर लपेट लो। हाँ पहले लपेट लो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। लोग मेरा टाइम भी बर्बाद नहीं करेगा। पहले दिन बोले थे ना, पागल की तरह व्यवहार करो। जा रही है मान लो, ये जा रही है पढ़ने के लिए, कोई पूछ दे कहाँ जा रहे, जाए चुप तो कुत्ता जा रहे जाको पचो पूरा भगा रहे, पागल की तरह बोलो। लोग डिस्टर्ब नहीं करेगा ना दूसरे दिन से, नहीं तो ऐसे डिस्टर्ब करेगा। बोलवे मत करो पढ़ने। और लड़का लोग को बोले कि कहाँ जा रहा है पढ़ने के लिए, तो ऐसे बोलो एक लड़की जाती है उसी के लिए जाते हैं, बस कुछ हो पागल की तरह। क सते छ, क ख ग अंग च छ हो गया। क्या नहीं समझे? क्या नहीं पूछा था? कै सते छ ना, तो बोलना क सते छ, क ख ग घ अंग च छ, 1 2 3 4 5 6 है। साते न पूछा रहे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक तो हो गया। बता देना क सते छ, टेबल में नहीं होता है 1 सते छ। समझ में आई बात? उल्टा पूछने वाला आदमी बूढ़ा पुराना होता है, या जिसको बेइज्जत करना होता है वो ऐसा सवाल पूछता है। तो माजे जाके उसको बोलना कि दादा की हाल छे, जॉनी के लिए बतल के सर। ये सब उठपटांग सवाल है, समझे? इसको सवाल नहीं बोलते हैं। इस सब चीज़ से परेशान नहीं होना। बहुत सभाएँ संघ के लिए एक ही बात है, तुम कन्फ्यूज करेगी तुम लोग। चलो एक लिखो, प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति या सभा एक चीज़ है, तुम जो लिखना चाहो लिखो। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कब? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ये राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में। राजगृह में हुई थी। और अगर इसके अध्यक्ष पूछे तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष हैं। महाकश्यप इनके अध्यक्ष हैं। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। एक सवाल के कई सारे सॉल्यूशन। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरी जैन संगति लिखिए। दूसरी बौद्ध संगति। दूसरी
बौद्ध संगीति, दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो आप समय लिखिए उसका 383 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी और ये वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सावाकामी। इसके अध्यक्ष कौन थे? सावाकामी इसके अध्यक्ष थे दूसरी बौद्ध संगीति के। और ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? कालाशोक। किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति लिखो। तीसरी बौद्ध संगति। तीसरी बौद्ध संगति लिखिए। तीसरी बौद्ध संगति 255 में हुआ था। कब? 255 ईसा पूर्व में हुआ था। हुआ कहाँ था? पाटलिपुत्रा में। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्रा में। पटना जाने के क्रम में अभी भी एक तो स्टेशन मिलता है पाटलिपुत्रा, मिलता है ना पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा में हुआ था। और मोगलीपुतुस, क्या नाम इसका? मोगलीपुतस, ऐसे लिखिए। मोगलीपुतस इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। और सवाल पूछे कि किसके शासनकाल में हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चौथी बौद्ध संगति को लिखिए। चौथी बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति लिखिए। चौथी बौद्ध संगति हुई थी कि जो ईस्वी की जो प्रथम शताब्दी है, आप सीधा ऐसे लिखिए प्रथम शताब्दी। कब? प्रथम शताब्दी कब होगा जी? शताब्दी में ना 100। प्रथम शताब्दी हुआ कब था? कुंडलवन। कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन कहाँ है? कुंडलवन वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली में है। कितना बार भूलते हैं? कुंडलवन कश्मीर में है। कहाँ? कश्मीर में है। और अध्यक्ष पूछे इसका तो वसुमित्र या अश्वघोष। कौन है? वसुमित्र। कौन? वसुमित्र है। या इसमें अश्वघोष लिखिए, इसके अध्यक्ष है। और किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में ये हुआ था। ये आपकी बौद्ध संगीतियाँ हो गई, ख़त्म हो गया। छोटा मोटा जितना भी चीज़ है सब इससे निकल गया। 3 नंबर में अध्यक्ष मोगल्लीपुत्र। मोगल्ली ऐसे ओकर इक्के तो दे दीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मोगलीपुत्र। ये कनिष्क, इसको कनिष्क लिखे हैं, फिर से लिख देते हैं दोबारा कनिष्क। क नौ प हर्षई मूर्धन सौ क। अब ठीक है? कनिष्क। इसको मोगलीपुत्र लिखो ना, नहीं तो नहीं याद रहे तो टीवी वाला जो मोगली है उसको लिख लो, उससे याद रह जाएगा। ठीक है? टीवी वाला मोगली। तो वहाँ पे जो है कि पढ़ने के लिए नहीं बोलेगा, पढ़ के सुनाओ कि क्या लिखा है। देखें मोगलीपुत्र, मार दिए खट दुकुर, हो गया। देखिए जितना भी 70% से ऊपर वाले लोग हैं, एक फॉर्म आया है GDS, ग्रामीण डाक सेवक। इसमें खोजता तो इसमें एग्ज़ाम नहीं होता, इसमें एग्ज़ाम नहीं होता। ये आपके मैट्रिक का जो मार्क्स होता है ना, उसके बेसिस पर ये बहाली करती है। GDS मतलब जिसे ग्रामीण, डी से डाक, एस से सेवक, ग्रामीण डाक सेवक। इसमें मैट्रिक बेस है, जिसका एज पूरा हो गया है। अगर जिसका भी 70+ से आपका नंबर है वो डाल दीजिए, 100 पैसा लगता है। लक अगर अच्छा लगे तो हो जाएगा, और नहीं हो तो वैसे भी बेरोजगार है, वैसे भी रहेंगे। क्या करना पड़ेगा? हम चिट्ठी भेजेंगे अपने घर में, तुमको थमा देंगे, तुम जा कर के पहुँचा देना। ग्रामीण डाक सेवक का यही काम है, समझे? पैसा अच्छा है, अच्छा पैसा मिलता है तो कर लीजिएगा। बेरोजगारी से बेगार भला, इससे अच्छा है कि धरती से बोझ बनेंगे, उससे बढ़िया GDSO वाला हो जाएगा तो बढ़िया है। GDS भी ले लेगा तो उसका भी 6 लाख टका फिक्स हो गया। 6 लाख दहेज जी, तिलक। क्या बात करते हैं आप? लड़का पढ़ ही रहा है इसी के लिए।
लड़का पढ़ ही रहा है इसी के लिए। एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे थे गया तो ना ट्रेन पर टसम टस भीड़ था, टसम टस भीड़ था। बगल में 2-4 लड़कियां भी थी, उनको भी जगह नहीं था बैठने का। लड़के लोगों को कमेंट करने का आदत होता है, कहीं भी कर देगा। बोल रहा था देखाई नहीं छे कि कत्ता कष्टसँ परीक्षा देल जा रहल छियै, यहाँ बैठे जगह नहीं छे, शरीर भिंजी गेलो छे। अब वहाँ कहते कि नौकरी नहीं लेबै तोरा केना तिलक देबो, है कष्ट देखाई छे। अरे बाप, सच में स्टूडेंट लाइफ में जो कष्ट है ना, वो लड़की बाप क्या जाने, वो नहीं समझेगा। बस नौकरी होने के बाद बुक करने से मतलब है, बुक कर लेता है। अब आए हमरा वालों, हम ये नहीं कहते हैं तिलक देने के लिए कौन प्रोत्साहित कर रहा है, आप ही लोग कर रहे हैं, आप ही लोग करते हैं। अब देखते हैं अब ज़्यादातर देख रहे हैं हाँ, वो भी अच्छा बात बोला कि लड़की अगर अच्छी रहती है तो तिलक कम हो जाता है। ठीक है, अधिकतर लोग अब धीरे धीरे तिलक की प्रथा को ख़त्म कर रहा है, लेकिन नहीं, सिर्फ ऊपरा ऊपरी ख़त्म कर रहा है। हमने नहीं भीतरा भीतरी लौना। अब कैसे आ गया है, पूरा तिलक नहीं लेता है, जेवर तो दें दो, द्वार खर्चा करी दो। अरे जेवर दे दिल के द्वार खर्चा हुई गए तो हम की खर्चा होले, बात तो बराबर है। उसके बाद सामान देने हैं, तुमको देवे करेगा, सब कुछ तो उसका है ये है, तो फिर दहेज कहाँ ख़त्म हुआ, सब कुछ तो चल ही रहा है। धीरे धीरे ख़त्म होगा और धीरे धीरे ये सब चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगा। छोड़ो, तब हम सोचे थे कि नहीं लेंगे, अब हम भी ले लेंगे। हाँ, बेकार में मेरे ऊपर नहीं सर, आजकल कोई छोड़ता है नहीं, छोड़ेंगे क्या, मेरे ऊपर जो कर्ज उर्ज निपट जाएगा। क्या जी, आजकल घर आदमी तो ही पैसा से बनाता है, या तो रिटायरमेंट मिल जाए या तो तिलक मिल जाए। दो पैसा से तिलक मिल जाए तो घर में प्लास्टर पेंट हो जाएगा, और अगर रिटायरमेंट मिल जाए तो नया घर बन जाएगा, वो भी प्लास्टर पेंट हो जाए। दो ईंटों में अपना कमा करके तो घर अगर खाली ईंटों का है तो ये संतोष रहता है। कोई आदमी देखते हैं मेरे घर के अगल बगल में है, वो बेचारा फ्रिज नहीं खरीदता है, कहना बेटा ब्याह लायक हो गया, फ्रिज अबे करे, क्या करेंगे खरीद के। ऐसे कई तरह के इस तरह के सोच वाले लोग अभी भी है। प्लास्टर नहीं होता है घर में। चलो, अब अगले दिन मिलेंगे, टाइम हो गया। जिसका क्लास है वो क्लास कर लीजिए, जिसका नहीं है वो वापस घर चले जाइए। और गर्मी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।